प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केंचुए के जनन तंत्र के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, केंचुआ जो आपका प्राणी है, इसमें हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स बनते हैं। जैसे मनुष्य में शुक्राणु और अंड बनते हैं, उसी प्रकार से केंचुए में भी शुक्राणु और अंड बनते हैं। और शुक्राणु और अंड जो गैमेट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण हो और वो युग्मक जो हैं वो आपस में क्या हो जाएं, संलयित हो जाएं, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो केंचुए में पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि उसमें जो जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। नंबर 2, यह एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, अर्थात केंचुए में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंचुआ जो है एक बाइसेक्सुअल प्राणी है, द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु को हम उभयलिंगी जंतु के नाम से भी जानते हैं। द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग मौजूद हों तो ऐसे जीव को हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य एक लिंगी जंतु है, क्योंकि मनुष्य जाति जो है उसमें नर जनन अंग मेल में पाए जाते हैं और मादा जनन अंग अलग जीव फीमेल में पाए जाते हैं। अलग अलग जनन अंग अलग अलग जीवधारियों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप केंचुए की बात करें तो केंचुए में नर और मादा जनन अंग दोनों ही एक ही जीव के भीतर मौजूद होते हैं, इसलिए केंचुआ एक द्विलिंगी जंतु है। इसमें स्वनिषेचन नहीं होता, अर्थात एक केंचुए के अंड का निषेचन दूसरे केंचुए के शुक्राणु द्वारा होता है। देखिए, आप ये बात को समझने का प्रयास कीजिए कि एक केंचुआ है और उस केंचुए में नर जनन अंग भी हैं और मादा जनन अंग भी हैं, क्योंकि वो द्विलिंगी है। और अगर केंचुए में नर जनन अंग है तो वो केंचुआ शुक्राणु भी बनाएगा, और उसमें मादा जनन अंग है तो वो अंडे भी बनाएगा। तो क्या ये संभावना है कि केंचुए में अपने शुक्राणु हैं, अपने अंडे हैं, तो क्या उसमें एक ही जीव के अंदर निषेचन हो जाएगा? क्या दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर एक ही जीव के अंदर शुक्राणु और अंड दोनों मौजूद हैं और उन्हीं के बीच में निषेचन हो जाए तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहेंगे? स्वनिषेचन कहेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि केंचुए में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्वनिषेचन नहीं होता। अर्थात यद्यपि केंचुए में अपने शुक्राणु और अंडे हैं, प्रत्येक केंचुए में अपने शुक्राणु और अपने अंडे होंगे, लेकिन उसके बाद भी निषेचन के लिए एक शुक्राणु, एक केंचुए के जो शुक्राणु हैं वो दूसरे केंचुए के अंड को फर्टिलाइज करते हैं। एक केंचुए के जो स्पर्म्स हैं वो किसी दूसरे केंचुए के एग्स को निषेचित करने के काम में आते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, अर्थात युग्मक बनते हैं और उनके बीच में संलयन होता है। यह द्विलिंगी है, अर्थात एक ही केंचुए में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। इनमें स्वनिषेचन होता है, अर्थात यद्यपि प्रत्येक केंचुए के पास नर और मादा जननांग दोनों हैं, प्रत्येक केंचुआ शुक्राणु भी बनाएगा और अंड भी बनाएगा, लेकिन स्वनिषेचन नहीं होगा, अर्थात एक केंचुए के शुक्राणु किसी दूसरे केंचुए के अंड को निषेचित करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि केंचुआ एक द्विलिंगी जंतु है और उसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल केंचुए के नर जनन अंगों की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल केंचुए के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केंचुए में पाए जाते हैं। देखिए, केंचुए में वृषण पाया जाता है, वृषण कोश पाए जाते हैं, शुक्राशय पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनी पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है और सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। देखिए, केंचुए में 10वें और 11वें खंड में आमाशय के अधर तल की ओर
एक एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। केंचुए के 10वें और 11वें खंड में अमाशय के अधर तल पर, मतलब अमाशय के नीचे एक एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। अब आप देखिए, ये केंचुए का 10वां खंड है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, और ये केंचुए का 11वां खंड है। तो इन दोनों खंडों में अमाशय के ठीक नीचे एक एक जोड़ी वृषण पाया जाएगा। अब डायग्राम में देखिए, ये जो पर्पल कलर से आप देख रहे हैं दो संरचनाएं, दो ये हैं और दो ये हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं ये कहलाती हैं आपकी क्या, वृषण। तो ये ध्यान रखना है कि 10वें और 11वें खंड में अमाशय के अधर तल पर एक एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ये वृषण एक कोश में बंद होते हैं जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। आप अगर डायग्राम में देखें तो आप देखिए, ये एक संरचना आपको दिखाई दे रही है चारों ओर से, ठीक है ना। एक ये संरचना है 10वें खंड में, और 11वें खंड में आप देखिए एक ये आपको संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं आपको पेन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, ये आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। ये जो संरचना है ये है आपकी क्या, वृषण कोश। एक वृषण कोश आपको ये दिखाई दे रहा है 10वें खंड में, ठीक है, और एक वृषण कोश आपको ये दिखाई दे रहा है 11वें खंड में। आप देखिए, ये एक वृषण कोश है आपका ये, ठीक है। तो ये जो वृषण हैं ये एक कोश में बंद होते हैं जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। तो 10वें खंड में एक वृषण कोश है और 11वें खंड में एक वृषण कोश है, और इस वृषण कोश में आप देखिए एक वृषण ये है, एक वृषण ये है। 10वें खंड में दो वृषण हो गए, और 11वें खंड में देखिए एक वृषण ये है और एक वृषण आपका ये है, ठीक हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना कि वृषण है क्या। देखिए, वृषण में 4 से 8 उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें शुक्राणु जनक की विभिन्न अवस्थाएं भरी होती हैं। आप देखिए, ये इस प्रकार का एक वृषण होता है, और वृषण में इस प्रकार की जो आप देख रहे हैं उंगली नुमा उभार, इस प्रकार के जो उंगली नुमा उभार वृषण में पाए जाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 से 8। तो जो वृषण होता है उसमें 4 से 8 इस प्रकार के उंगली नुमा उभार होते हैं, और इनके अंदर, इन वृषणों के जो उंगली नुमा उभार हैं इसके अंदर आपके इस प्रकार से अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं क्या हैं, ये शुक्राणु जनक जो कोशिकाएं हैं उनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। आप समझ सकते हैं, इस प्रकार की अनेक कोशिकाएं इसमें भरी होती हैं, और ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं किसकी, शुक्राणु जनक कोशिकाओं की। क्योंकि वृषण से क्या बनना है, वृषण से बनना है आपका शुक्राणु। तो ये शुक्राणुजनक कोशिकाओं की अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं विकसित होती हुई, जो आपको वृषण में दिखाई देंगी। तो 10वें और 11वें खंड में एक एक जोड़ी वृषण, कुल कितने वृषण हो गए, 4। कहाँ पाए जाएंगे, 10वें और 11वें खंड में अमाशय के ठीक नीचे। ये वृषण कोश में बंद होंगे। आप देख लीजिए 10वें खंड का जो एक कक्ष है, कोश जो वृषण कोश है, इसमें 2 वृषण, और 11वें खंड में जो कोश है उसमें भी 2 वृषण, ठीक हो गया। तो ये वृषण कहाँ पाए जाते हैं, 10वें 11वें खंड में वृषण कोशों के अंदर और अमाशय के ठीक नीचे। साथ ही साथ वृषण कैसे हैं, इनमें 6 से 8 ये उंगलीनुमा उभार हैं, उंगलीनुमा संरचनाएं हैं ये वृषण, जिनमें अनेक शुक्राणुजनक कोशिकाओं की अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं वृषण कोश की। देखिए, 10वें और 11वें खंड में एक एक वृषण कोश पाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। आप इस डायग्राम में भी देखिए, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके डायग्राम दिखाया है। ये 10वां खंड है, ये 11वां खंड है। आप देखिए नीले रंग से जो मैंने आउटलाइन कर रखी है, एक वृषण कोश आपका ये है और एक वृषण कोश आपका ये नीचे वाला है। तो 10वें और 11वें खंड में एक एक वृषण कोश पाया जाता है। ये एक द्विपालित व थैलेनुमा संरचना है। ये जो वृषण कोश है, आप देखिए बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है इसमें कितनी पालियां हैं, 2 पालियां आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए नीचे वाले वृषण कोश को भी देखिए, बीच में थोड़ा दब गया है, तो कितने कमरे बन गए, 2, एक कमरा ये, एक कमरा ये। ऐसे इस वृषण कोश में आप देखिए एक कमरा ये और एक कमरा ये। तो ये द्विपालित है, बाइलोब्ड है, 2 पालियां इसमें दिखाई दे रही हैं। वृषण कोश तो 2 ही हैं, एक 10वें खंड में, एक 11वें खंड में, और दोनों जो वृषण कोश हैं उनमें 2 पालियां सी आपको दिखाई दे रही हैं। एक थैलेनुमा संरचना ये है। प्रत्येक वृषण कोश के अगली दीवार से 2 वृषण लटके होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक जो वृषण कोश है उसकी अगली दीवार, अब इस वृषण कोश की ये वाली दीवार क्या है, इस वाले वृषण कोश को अगर आप देखें तो ये वाली दीवार क्या है, पिछली दीवार, और ये वाली दीवार क्या है, ऊपर वाली अगली दीवार। तो इस वृषण कोश की अगली दीवार पे देखिए ये 2 वृषण आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस वृषण कोश की अगली दीवार पे देखिए ये 2 वृषण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक वृषण कोश के अंदर 2 वृषण आपको लटके हुए दिखाई देंगे। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि वृषण के पीछे, वृषण के ठीक पीछे वृषण कोश की निचली दीवार से लगी एक शुक्राणु मुखिका पाई जाती है। प्रत्येक वृषण के नीचे, आप देखिए ये वृषण है, इसके ठीक नीचे ये आपको एक शुक्राणु मुखिका दिखाई दे रही है। ये कहां लगी हुई है, वृषण कोश के निचली दीवार पर।
ठीक है, वृषण कोश के निचली दीवार पर और वृषण के ठीक नीचे, ये आपको वृषण के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रही है क्या, शुक्राणु मुखिका। ऐसे इस वृषण के नीचे आपको दिखाई दे रही है शुक्राणु मुखिका, ऐसे इस वृषण के ठीक नीचे ये शुक्राणु मुखिका, और ऐसे इस वृषण के ठीक नीचे ये शुक्राणु मुखिका आपको दिखाई दे रही है। तो अभी शुक्राणु मुखिका के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाएगा और एक एक शुक्राणु मुखिका पाई जाएगी। ठीक हो गया। 11वें खंड का जो वृषण कोश है वो 10वें खंड के कोश से बड़ा होता है और इसमें शुक्राशय की पहली जोड़ी भी बंद होती है। अगर आप ये 10वें खंड के वृषण कोश को देखें और 11वें खंड के वृषण कोश को देखें तो आप डायग्राम से भी समझ रहे होंगे कि 11वें खंड का वृषण कोश क्या है, आकार में 10वें वृषण कोश की तुलना में क्या है, बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा कि 11वें खंड का जो वृषण कोश होता है ये आकार में बड़ा होता है। और इसके पीछे कारण क्या है, आप देखिए दोनों वृषण कोशों को अगर कंपेयर करो तो वृषण इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। शुक्र मुखिका, शुक्राणु मुखिका इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं। तो इस वृषण कोश में अलग क्या है, देखिए इस वृषण कोश में ये दो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं जो हरे रंग से मैंने दिखाई हैं, ये दो संरचनाएं हैं आपकी शुक्राशय। तो 11वें खंड में आपका शुक्राशय अतिरिक्त है जो 10वें खंड में नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 11वें खंड का जो शुक्राशय है वो आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रत्येक वृषण कोश एक छोटी छोटी नलिका के द्वारा अपने पीछे वाले खंड में स्थित शुक्राशय में खुलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझ लीजिएगा आप कि ये जो वृषण कोश है ये खुलते हैं शुक्राशय में एक छोटी सी नली के द्वारा। आप देखिए ये जो वृषण कोश है ये अपने अगले खंड में, मतलब 10वें खंड का जो वृषण कोश है वो 11वें खंड के शुक्राशय में खुलेगा और 11वें खंड का जो वृषण कोश है वो 12वें खंड के शुक्राशय में खुलेगा। किसके द्वारा, एक नली के द्वारा। आप देखिए ये 10वें खंड का शुक्राशय है, ये 10वें खंड का वृषण कोश है, ये देखिए एक नली, ये देखिए ये है और एक नली आप देखिए ये है। तो इन दोनों नलियों के द्वारा ये कहाँ खुल रहा है, शुक्राशय में खुल रहा है। ये शुक्राशय कहाँ है, 11वें खंड में। तो ये ध्यान रखना है कि 10वें खंड का जो ये वृषण कोश है ये 11वें खंड के शुक्राशय में खुलेगा और 11वें खंड का जो ये वृषण कोश है ये नली के द्वारा 12वें खंड में खुलेगा। देखिए 12वें खंड के ये शुक्राशय हैं दो, इन दोनों शुक्राशय में कौन खुल रहा है, 11वें खंड का वृषण कोश। देखिए एक यहां खुला और एक यहां खुला। इस प्रकार 10वें खंड का वृषण कोश 11वें खंड के शुक्राशय से और 11वें खंड के वृषण कोश 12वें खंड के शुक्राशय में खुलते हैं। तो ये क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा कि वृषण कोश क्या है। ये एक थैली रूपी संरचना है, एक 10वें खंड में, 11वें खंड में। 10वें खंड का वृषण कोश और 11वें खंड का जो वृषण कोश है ये बाइलोब्ड होता है, इसमें दो पालियां होती हैं। 10वें खंड का वृषण कोश छोटा है, 11वें खंड का बड़ा है। क्यों, क्योंकि 10वें खंड में वृषण और शुक्राणु मुखिका पाई जाती है, 11वें खंड में भी पाई जाती है। लेकिन 11वें खंड में एक अतिरिक्त चीज है, उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय। तो 11वें खंड में शुक्राशय अतिरिक्त पाए जाते हैं जो 10वें खंड में नहीं है, इसीलिए 11वें खंड का जो वृषण कोश है वो आकार में बड़ा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि वृषण कोश 10वें खंड का जो है वो 11वें खंड के शुक्राशय से जुड़ा होता है और 11वें खंड का जो वृषण कोश है वो 12वें खंड के शुक्राशय से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए अगला भाग है आपका शुक्राशय। अगला भाग क्या है आपका, शुक्राशय। केंचुए के 11वें और 12वें खंड में एक एक जोड़ी शुक्राशय पाया जाता है। आप देखिए 10वें खंड में तो कोई शुक्राशय नहीं है, 11वें खंड में आपका शुक्राशय है। देखिए ये दो शुक्राशय हैं और 12वें खंड में भी आपके दो शुक्राशय हैं। तो शुक्राशय कितने होंगे, टोटल 4 होंगे, 2 11वें खंड में और 2 12वें खंड में पाए जाते हैं। अब 11वें खंड के शुक्राशय और 12वें खंड के शुक्राशय में क्या अंतर है, आप अगर देखें तो 11वें खंड का जो शुक्राशय है वो वृषण कोश के अंदर है, वही ये जो 11वें खंड का वृषण कोश है इसके अंदर है ये दोनों शुक्राशय। लेकिन 12वें खंड का जो शुक्राशय है वो स्वतंत्र है, उसके बाहर कोई भी वृषण कोश मौजूद नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 11वें खंड के जो शुक्राशय हैं वो वृषण कोश के अंदर बंद हैं, जबकि 12वें खंड के जो शुक्राशय हैं वो क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसके अलावा 11वें खंड के जो शुक्राशय हैं वो 10वें खंड के वृषण कोश से और 12वें खंड के शुक्राशय 11वें खंड के वृषण कोश से संबंधित हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो 11वें खंड के शुक्राशय हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, 10वें खंड के इस वृषण कोश से, और 12वें खंड के जो शुक्राशय हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, 11वें खंड के वृषण कोश से। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रही होगी, क्योंकि 11वें खंड के जो शुक्राशय हैं वो वृषण कोश के अंदर हैं, इसलिए इनका आकार छोटा होता है बजाय
12वें खंड के शुक्राशय से। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12वें खंड के जो शुक्राशय हैं ये आकार में बड़े होते हैं और 11वें खंड के जो शुक्राशय हैं वो आकार में क्या है, छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि 11वें खंड के शुक्राशय वृषण कोश के क्या है, अंदर बंद है। अब देखिए ये जो शुक्राशय हैं इनका काम क्या है। ये शुक्राशय जो हैं आपके चारों, ये शुक्राणु जन कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं, संचित करते हैं। वृषण से जो भी शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु की विभिन्न अवस्थाएं होंगी, आप जानते हैं शुक्राणु जन कोशिकाएं उसके वो परिपक्व होकर शुक्राणु बनाती हैं। तो वृषण से जो भी शुक्राणु जन कोशिकाएं बनती हैं वो सब की सब इन शुक्राशयों में इकट्ठी होती हैं, यहाँ उनका परिपक्वन होता है और इनके मैच्योर होने के बाद क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्राशय में शुक्राणु क्या होते हैं, संचित होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अगले भाग की, जिसे हम शुक्राणु मुखिका कहते हैं। केंचुए के 10वें और 11वें खंड में वृषण के पीछे वृषण कोश के अंदर एक एक शुक्राणु मुखिका पाई जाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10वें खंड का जो वृषण कोश है उसमें वृषण के ठीक पीछे आप देखिए ये एक कीपनुमा संरचना दिखाई दे रही है और इस वृषण के ठीक नीचे ये कीपनुमा संरचना दिखाई दे रही है और ये किसके अंदर है, वृषण कोश के अंदर है। इसी प्रकार से 11वें खंड में आप देखिए इस वृषण के ठीक पीछे ये एक कीपनुमा संरचना है और ऐसे इस वृषण के ठीक नीचे ये कीपनुमा संरचना है और ये चारों कीपनुमा संरचना कहाँ बंद है, 10वें और 11वें खंड के वृषण कोश के अंदर। और ये जो कीपनुमा संरचना है ये ही कहलाती हैं शुक्राणु मुखिका। ये कीपनुमा है। अगर आप इसको डायग्राम में मैं आपको अलग से दिखाने का प्रयास करूं तो देखिए इस प्रकार से जैसे मिट्टी का तेल भरने की कीप होती है, बिल्कुल ये उस प्रकार की संरचनाएं हैं, कीपनुमा संरचनाएं हैं और इनके अंदर जो है इस प्रकार से रोम पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं की विभिन्न अवस्थाओं को अंदर की ओर धकेलने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि शुक्राणु मुखिका क्या है, ये कीपनुमा है और रोमाभी संरचना है, इसके अंदर रोम रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। और यहां एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप डायग्राम में देखें ये आपकी कीप हो गई, शुक्राणु मुखिका हो गई और ये शुक्राणु मुखिका नीचे का भाग हो गया, ठीक है। तो ये जो नीचे का भाग है आपका, जो नीचे की ओर जा रहा है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी शुक्रवाहिनी। ये क्या है आपकी शुक्रवाहिनी। ऐसे ही यहां पे देखिए आप, ये शुक्र मुखिका है, शुक्राणु मुखिका, और इसके जो नीचे जो नली जा रही है ये क्या है आपकी शुक्रवाहिनी। ऐसे ये जो है आपका शुक्राणु मुखिका, इस शुक्राणु मुखिका के नीचे जो नली जा रही है ये क्या है आपकी शुक्रवाहिनी। ऐसे ही ये शुक्राणु मुखिका है, इसके नीचे से ये जो नली जा रही है ये क्या है आपकी शुक्रवाहिनी। तो ये जो कीपनुमा आपकी शुक्राणु मुखिका है, इसके जो नीचे जो नली है जिससे ये शुक्राणु मुखिका जुड़ी हुई है, ये जो नली है इसके नीचे की, इसको कहते हैं हम शुक्रवाहिनी। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो कीपनुमा रोमाभी संरचना है जिसको हमने शुक्राणु मुखिका कहा, ये क्या करती है, ये शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है, शुक्रवाहिनी में डालने का काम करती है। यहां से शुक्राणु इस कीप से होते हुए शुक्रवाहिनी में जाएंगे, इस शुक्राणु मुखिका से शुक्राणु इस शुक्राणु वाहिनी में जाएंगे, इस कीपनुमा शुक्राणु मुखिका से शुक्राणु इस शुक्रवाहिनी में जाएंगे और इस शुक्राणु मुखिका से शुक्राणु इस शुक्रवाहिनी में जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना है कि 10वें 11वें खंड में शुक्राणु मुखिका पाई जाएगी वृषण के ठीक नीचे। आप देख ही रहे हैं इसके नीचे सबके नीचे है। ये एक कीप के समान है, रोमा भी है और इसका काम क्या है कि ये शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में डालने का काम करती है। और शुक्रवाहिनी क्या हुई, कीप मुखिका का जो अंतिम नलिकाकार भाग है यही क्या है आपका शुक्रवाहिनी है। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं अगले भाग की जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। देखिए केंचुए में आपकी टोटल 4 शुक्रवाहिनी पाई जाती हैं। कितनी शुक्रवाहिनी पाई जाती हैं, 4 पाई जाती हैं। एक जोड़ा 10वें खंड में और एक जोड़ी 11वें खंड से ये आरंभ होती हैं और 18वें खंड तक फैली हुई होती हैं। शुक्राणु वाहिनी जो नलिकाकार संरचनाएं हैं ये 4 होती हैं संख्या में या 2 जोड़ी होती हैं, जिनमें से एक जोड़ी कहां से शुरू होती है, 10वें खंड से, और एक जोड़ी कहां से शुरू होती है, 11वें खंड से। और ये 10वें और 11वें खंड से शुरू होकर 18वें खंड तक फैली हुई होती हैं। ये शुक्राणु मुखिका से पीछे की ओर पतली, लंबी और रुमाफी नलिकाएं हैं। जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया भी था कि जैसे मान लीजिए 10वें खंड में आपकी ये शुक्राणु मुखिका है और ये जो है नीचे इस प्रकार से ये चली गई क्या,
शुक्राणु मुखिका ऊपर की हो गई, और जो नीचे की ये नली है इसी को हमने क्या कहा, शुक्राणु वाहिनी या शुक्र वाहिनी। और ये 10वें खंड की शुक्राणु मुखिका से गई कहाँ तक, 18वें खंड तक गई। इसी प्रकार से 10वें खंड पे जो दूसरी आपकी शुक्राणु मुखिका है वो भी निकलेगी, और उसी से एक नली और निकलेगी नीचे की ओर, जिसको हम क्या कहेंगे, शुक्र वाहिनी। और ऐसे ही आपके 11वें खंड में भी कितनी शुक्र वाहिनी शुक्राणु मुखिका थी, 2, और उन दोनों से भी एक ही नली निकलेगी। तो कितनी शुक्र वाहिनी हो गई आपकी, 4। 2 शुक्र वाहिनी 11वें खंड के शुक्राणु मुखिका से निकली। आप देखिए 10वें खंड का एक शुक्राणु मुखिका ये है और एक शुक्राणु मुखिका ये है, तो दोनों से क्या निकली, एक शुक्र वाहिनी ये निकली, एक शुक्र वाहिनी ये निकली। और 11वें खंड की शुक्राणु मुखिका कौन सी है, एक ये है और एक शुक्राणु मुखिका आपकी ये है, ठीक है ना। तो इनसे भी एक वाहिनी ये निकली। तो इस प्रकार से 4 शुक्र वाहिनी आपकी निकलती हैं। तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर, समझिएगा, तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर परस्पर सटी हुई 2-2 शुक्र वाहिनियां होती हैं। ये शुक्राणुओं के वाहक का काम करती हैं। आप देखिए इस साइड अगर हम देखें तो एक शुक्राणु मुखिका ये है, एक शुक्राणु मुखिका ये है, एक 10वें खंड में, 11वें खंड में। तो इन दोनों की शुक्रवाहिनी, इस शुक्राणु मुखिका की शुक्रवाहिनी ये है और इस शुक्राणु मुखिका की शुक्रवाहिनी ये लिपट करके नीचे की ओर आ रही है। और ऐसे 10वें खंड की इस शुक्राणु मुखिका और इस शुक्राणु मुखिका जो 11वें खंड की है, इनसे जो शुक्रवाहिनी निकली, देखिए 10वें खंड से ये निकली और 11वें खंड से ये निकली, ये दोनों आपस में लिपट गई। तो तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर, तंत्रिका रज्जु यह है लाल रंग से, तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर 2-2 शुक्र वाहिनियां लिपटी हुई आपस में आपको दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया। और इनका काम क्या है कि ये शुक्राणु मुखिका से जो शुक्राणु लेती हैं उनको आगे की ओर ले जाने का काम करती हैं, नर जनन छिद्र तक ले जाने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि की। आहार नाल के दोनों ओर 16वें या 17वें खंड से लेकर 20वें 21वें खंड तक फैली अनियमित, चपटी, ठोस और सफेद 2 ग्रंथियां हैं। आप यहां डायग्राम में देखिए, ये ग्रंथि और ये ग्रंथि, यद्यपि मैंने यहां पीले रंग से दिखाया है, ये किस रंग की होती हैं, सफेद रंग की होती हैं। और ये 16वें 17वें खंड से लेकर के 20वें 21वें खंड तक क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। इन ग्रंथियों में क्या होता है, आपको अनेक पालियां दिखाई देती हैं और प्रत्येक पाली से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जो आपस में मिल करके 18वें खंड में एक वक्रित, मतलब मुड़ी हुई प्रोस्टेट वाहिनी बनाती हैं। अब आप इसको समझिए, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो प्रोस्टेट वाहिनी है इनमें अनेक पालियां होती हैं। अब मान लीजिए ये प्रोस्टेट वाहिनी है, इसमें इस प्रकार के अनेक छोटे छोटे चैम्बर या कक्ष होते हैं, अनेक पालियां होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। मान लीजिए इस प्रकार से अनेक पालियां हैं, ठीक हो गया। हर पाली से क्या होता है, नली निकलती है, इससे निकली नली, इससे निकली नली, इस पाली से नली निकली, आपकी इस पाली से नली निकली, इस प्रकार से इस पाली से निकली, हर पाली से एक नली निकली। और ये नली निकलकर 18वें खंड में बाहर की ओर वक्रित मतलब मुड़ी हुई एक नली बनाती है। ऐसे ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है इसमें भी इस प्रकार की क्या होगी, अनेक पालियां होंगी, ठीक है ना। इस प्रकार की अनेक पालियां पूरे प्रोस्टेट ग्रंथि में इस प्रकार की पालियां होंगी, अनेक गोल गोल कक्ष होंगे और हर कक्ष से ये नली निकलेंगी, छोटी छोटी नलियां निकलेंगी और आखिर में क्या होगी, ये नलियां आपस में मिल जाएंगी और 18वें खंड में एक जो है वक्रिक नली के रूप में बाहर खुलेंगी। इन नलियों को हम नाम देते हैं प्रोस्टेट वाहिनी। तो एक लेफ्ट वाली प्रोस्टेट वाहिनी से प्रोस्टेट वाहिनी निकली और एक राइट वाली प्रोस्टेट वाहिनी से प्रोस्टेट वाहिनी निकली। तो दोनों ग्रंथियों से, दोनों साइड की ग्रंथियों से एक एक नली निकली, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोस्टेट वाहिनी दे दिया। अब देखिए 18वें खंड में एक काम और होगा। 18वें खंड में क्या होगा कि जो शुक्र वाहिनियां आई ऊपर से, तो दोनों ओर शुक्र वाहिनी आएंगी, आपकी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दोनों ओर से 2-2 शुक्र वाहिनी आएंगी और वो यहां आने के बाद इस प्रोस्टेट वाहिनी के साथ मिल जाएंगी और एक मोटी जनन सहनाल बनाएंगी। अब आप समझिए, इसको मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब आप समझिए, आपकी दोनों साइड से कितनी प्रोस्टेट वाहिनी बनी थी, एक एक देखिए आपकी ये बन गई, ठीक है, और एक इधर से प्रोस्टेट वाहिनी आपकी ये बन गई, ठीक हो गया। अब आपकी इस साइड ये कितनी शुक्र वाहिनियां होंगी, 2, ये नीचे की ओर आपकी आई और नीचे आने के बाद ये जो आपकी प्रोस्टेट वाहिनी है इससे मिल गई और इससे मिल करके इन्होंने एक नली बनाई जो मैंने यहाँ लाल रंग से दिखाई है, इसको हम क्या कहेंगे, जनन सहनाल। आपकी बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे इस तरफ से कितनी शुक्र वाहिनी आएंगी, 2,
ये शुक्रवाहिनियां आई, नीचे आई, 18वें खंड में आई, और 18वें खंड में आने के बाद इस नली से, जिसको हमने क्या कहा था, प्रोस्टेट वाहिनी कहा था, इस वाहिनी से ये जो शुक्रवाहिनियां हैं आपकी क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद एक कॉमन नली बनाएंगी, ये जो लाल रंग से दिखाई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन सहनाल। दोनों तरफ की जो शुक्रवाहिनियां हैं वो अपनी अपनी ओर की प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाली प्रोस्टेट वाहिनी के साथ जुड़ेंगी और क्या बनाएंगी, जनन सहनाल बनाएंगी। और ये जो जनन सहनाल हैं, दोनों ओर की जो जनन सहनाल हैं, वो एक छिद्र के द्वारा केंचुए में अधर भाग में शरीर के बाहर खुलती हैं, जिस छिद्र को हम क्या कहते हैं, नर जनन छिद्र कहते हैं। आप देखिए ये सहनाल, इधर की लेफ्ट साइड की, राइट साइड की दोनों सहनालें अब एक छिद्र के द्वारा केंचुए के अधर भाग में बाहर की ओर खुलेंगी, जिस छिद्र को क्या कहते हैं, हम नर जनन छिद्र कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है? देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है वो शुक्राणुओं को एक्टिव रखता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये शुक्रवाहिनी क्या ला रही है, शुक्राणु लाएंगी नीचे, और शुक्राणु जो है इस प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाली जो प्रोस्टेट नली है, प्रोस्टेट वाहिनी है, उससे जुड़ करके बाहर खुल रही है जनन छिद्र में। प्रोस्टेट वाहिनी ने एक पदार्थ बनाया, जो पदार्थ इन शुक्राणुओं के साथ जुड़ करके मिल करके बाहर निकल रहा है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि ने जो पदार्थ बनाया वो है क्या, वो शुक्राणुओं को क्रियाशील रखता है, एक्टिव रखता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का यही काम है कि वो शुक्राणुओं को क्रियाशील रखने का काम करता है। और अब हम बात करते हैं केंचुए के अंतिम नर जनन भाग की, जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक ग्रंथि या एसेसरी ग्लैंड्स। देखिए, केंचुए में एक एक जोड़ी गंदे मटमैले सफेद रंग की सहायक ग्रंथियां 17वें व 19वें खंड के अधर तल पर तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर लगी रहती हैं। आप देखिए, ये तंत्रिका रज्जु है, तंत्रिका रज्जु आहार नाल के नीचे ही होता है, तो तंत्रिका रज्जु आहार नाल के नीचे होता है, ध्यान रखना। तो तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर, ये जो तंत्रिका रज्जु है इसके दोनों ओर 17वें और 19वें खंड में, 18वें खंड में क्या है, नरजनन छिद्र है, 17वें खंड में ये देखिए ये दो सहायक ग्रंथियां हैं, और 19वें खंड में देखिए ये दो सहायक ग्रंथियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी सहायक ग्रंथि अधर तल पर, केंचुए के अधर तल पर, मतलब आहार नाल के नीचे तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर जो है पाई जाती हैं, नर्व कॉर्ड के दोनों ओर पाई जाती हैं। यहां मैंने भूरे रंग का दिखाया है, ये कैसी होंगी, मटमैले सफेद कहिए, मिट्टी नुमा सफेद कहिए, या गंदा सफेद कहिए, उस रंग की होती हैं। और ये जो दोनों आपकी सहायक ग्रंथियां हैं, ये कई वाहिनियों के द्वारा जनन पैपिली पर बाहर की ओर खुलती हैं। अगर आप केंचुए को देखेंगे तो ये 17वें और 19वें खंड में जहां ये सहायक ग्रंथियां हैं, अगर आप बाहर से केंचुए को छुएंगे तो वहां पे आपको उभार दिखाई देगा, जो जननिक पैपिली के नाम से जाना जाता है। इसको हम जननिक पैपिली कहते हैं, जेनाइटल पैपिली कहते हैं। केंचुए को अगर हम छुएंगे तो वहां ये 17वें और 19वें खंड में आपको उभार रूपी संरचना दिखाई देगी। तो ये जो सहायक ग्रंथियां हैं, 17वें खंड में एक जोड़ा और 19वें खंड में एक जोड़ा, ये कई वाहिनियों के द्वारा जननिक पैपिली पर बाहर की ओर क्या होता है, खुलता है। काम क्या है इस ग्रंथि का? देखिए, इन ग्रंथि से एक पदार्थ का श्रावण होता है, जो जननिक पैपिली के द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। ये जो 17वें और 19वें खंड में आपकी ग्रंथियां हैं, ये एक पदार्थ का निर्माण करती हैं, उसको जननिक पैपिली के माध्यम से केंचुए के शरीर के बाहर छोड़ती हैं। और ये जो पदार्थ होता है मैथुन क्रिया में केंचुए की मदद करता है। जब केंचुए में मैथुन क्रिया होती है, पॉपुलेशन की क्रिया होती है, उस समय सहायक ग्रंथि से निकलने वाला जो ये पदार्थ है, ये केंचुए की मदद करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए, जो कि द्विलिंगी जंतु है, उसके नर जनन अंगों के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने केंचुए के नर जनन अंगों के बारे में विस्तार से समझा होगा, उनके कार्यों को समझा होगा। अगले वीडियो में हम केंचुए के मादा जनन अंगों के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।